जय हिंद दोस्तों, आज की यह वीडियो क्लास 10th गणित के लिए एक महामैराथन वीडियो है। जितने भी स्टूडेंट गणित का पेपर 2024 में 27 फरवरी को देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो से आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये महामैराथन वीडियो है। अभी तक आपने गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और 27 फरवरी को जो आपका गणित का पेपर है उसमें आप छाप कराओगे। जो चीजें आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ अच्छे से तैयार कर लेना, पूरा सोल्यूशन के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है आपकी महामैराथन क्लास है। महामैराथन क्लास के जरिए इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी बताएंगे, वर्णात्मक प्रश्न भी बताएंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में 95% की फुल तैयारी कराने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को 26 फरवरी के रात को भी देखते हो, रात को भी मतलब 26 फरवरी के रात को भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो पूरा देखना, क्योंकि 70 में 70 नंबर आज की इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा। 70 में 70 यानी कि 95% लाने की गारंटी दे रहा हूं मैथ में। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये महामैराथन वीडियो का आगाज हो चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आपके मैथ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको एकदम से खलास करेंगे, यानी कि एक क्लास और आपका गणित खलास आज की इस वीडियो से हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको गणित में 95% बिल्कुल दिलाकर मानेगी। 95% बिल्कुल दिलाकर मानेगी। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि गणित में जो होता है कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, कॉन्सेप्ट को समझकर उसको लिखा जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और अच्छे से बैठ जाइए। और यहाँ पर ये जो महामैराथन वीडियो की आगाज हो चुका है, लगभग ये वीडियो मैं बता रहा हूँ 1 घंटे की वीडियो होगी, और 1 घंटे में आपका पूरा मैथ, इससे बाहर 100% बोल रहा हूँ कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। सेम यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे, यही कॉन्सेप्ट से हल होंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर ये जो पेपर है, इस पेपर के माध्यम से आपको सारी चीजें बताएंगे। देखिए ये जो पेपर है आपका क्लास 10th 2024 गणित का 822 DW कोड का बिल्कुल वायरल पेपर है, और इससे सारी चीजें आपको बताएंगे। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन देखिए गणित के पेपर में होता क्या है, आइए आपको बताते हैं। गणित के पेपर में जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन दिया गया है, तो गणित के पेपर में ये किया जाता है कि यहाँ पर 10 दिया है ना, तो इसके जगह पर 8 करके दे देगा। यहाँ पर 4 दिया है तो इसके जगह पर 6 करके देगा, यानी कि अंक चेंज करके दे दिया जाता है। लेकिन ये जो पैटर्न है क्वेश्चन को हल करने का, समझने का, सेम यही रहता है, केवल अंक चेंज करके दे दिया जाता है। और आपको सॉल्व करने का तरीका जो रहेगा सेम एक ही जैसा रहेगा। तो अच्छे से समझना, जो सॉल्व करने का तरीका और कंसेप्ट आप समझ गए, तो इस रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कर ले जाओगे, और इसी रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से सबको समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अच्छे से समझ लेना, ये वीडियो आपके लिए 95% का वरदान है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रश्न कर रहा है खंड अ में, जिसमें पार्ट है, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। इसमें कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या। आपको बताना है कि इसमें जो है परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से चूज करना है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो रूट वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो वो अपरिमेय मानी जाती है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर रूट का 9 दिया है, रूट का 9 दिया है ना, तो रूट का 9 जो है आपका परिमेय संख्या है। कैसे है, यहाँ पर रूट का 9 को 3 × 3 रूट में लिख सकते हैं, और एक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा लग रहा है, तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 निकल जाएगा। और 3 को 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिखा गया। तो यहाँ पर ये जो होगी आपकी परिमेय संख्या होगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलिए यहाँ पर अगला करें कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। देखिए इसका हल कैसे निकालेंगे, अच्छे से समझना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर रहा है x + y बराबर कितना आपका दिया है, 10 दिया है। उसके बाद कर रहा है x - y = 4, यानी कि x - y बराबर आपका कितना दिया है, 4 दिया है। अब इसका आपको बताना है कि इसका हल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर विलोपन विधि से इसको कीजिए। किस विधि से, विलोपन से। अच्छे से समझना, कंसेप्ट समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे केवल अंक चेंज करके दे दिया जाएगा, लेकिन सेम पैटर्न रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस तो कट जाएगा। यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14
14 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 7 बार चला जाएगा, तो x बराबर 7 निकल गया। अब जो है x का वैल्यू जो होगा समीकरण 1 में यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो x का वैल्यू फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना, फर्स्ट में रखने पर इस तरीके से मान लीजिए, ठीक। तो फर्स्ट में रखिए यहाँ पर x का वैल्यू, तो x का मान 7 है तो 7 प्लस y बराबर कितना है 10, तो y बराबर 10 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल गया 3 निकल गया, यानी कि y का मान आया 3, x का मान आया 7। तो देखिए किसमें y का मान 3 और x का मान 7 है, ये दो वाले में है, दूसरे नंबर में x का मान 7 और y का मान 3, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से दो क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला कर है कि बिंदु क्या दिया है 5,9 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो देखिए ये बिंदु मान लीजिए, देखिए ये जो है आपका जो है ये इसको बोलते हैं हम चतुर्थांश में देखिए यहाँ पर 5 का क्या दिया है 5,9 की y अक्ष से दूरी आपकी बता रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5,9 की y अक्ष से दूरी, तो देखिए ये जो है आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो यहाँ पर जो देखिए x अक्ष पर 5 दिया है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर y अक्ष पर कितना दिया है 9 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है आपका 9, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर 5,9 यहाँ पर कहाँ पर होगा, इसको यहाँ पर x अक्ष जो वाला है इसको यहाँ पर ले जाएंगे इस तरीके से और इसको भी यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर जो होगा 5,9 आएगा, 5,9 आएगा। अब बताना है कि y अक्ष से दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा। अरे भाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस उतना ही ना होगा जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर डिस्टेंस है 5 यहाँ पर है तो 5 ही यहीं पर यहाँ से यहाँ तक भी होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 किस में दिया है 5 यहाँ पर दिया है, सी वाला ऑप्शन, तो यही आपका राइट हो जाएगा। अच्छे समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छे से समझिए क्या कर रहा है कि समद्विबाहु समकोण यानी कि ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो और उसकी दो भुजा कोई बराबर हो। मान लीजिए कि ये और ये दोनों भुजा बराबर है। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। अब मान लीजिए कि ये और थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। अच्छे से अब दिख रहा है, अच्छे से सारी चीजें आपको दिखना चाहिए, ठीक। अब चलिए अच्छे से दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है थोड़ा सा जूम थोड़ा सा, हाँ चलिए यहाँ पर ये दो भुजा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि ये दो भुजा जो है दो भुजा बराबर है और यहाँ पर उनकी भुजाएं कितनी दी 5√2 दिया हुआ है, ये भी 5√2 दिया हुआ है, ठीक। अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पर इसके कर्ण की इसके लंबाई आपको बताना है। ये जो है आपका आधार हो गया, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। तो अब कर्ण का फॉर्मूला लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगाओ। कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर k का स्क्वायर निकालो, लंब का स्क्वायर 5 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर ये जो है 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 5 कितना होगा 25 होगा और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, फिर प्लस 5 5 25 और √2 का स्क्वायर 2 होगा। 25 और 25 दूने का कितना होगा 50 प्लस 25 दूने का कितना होगा 50 होगा, यानी कि ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पर k स्क्वायर है तो k बराबर यहाँ पर जो होगा रूट में 100 हो जाएगा, यहाँ पर रूट में 100 तो k का मान आपका 10 निकल कर आ जाएगा। तो जो ही आपका 10 यहाँ पर दिखे उसी में टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन 10 दिया है ना, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको फोल्ड कर लेते हैं, ठीक, अच्छे से समझाते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं पांचवा नंबर ना कह रहा है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। अभी तो ये वह विकल्पीय प्रश्न है, आगे जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि ऐसे ही आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे इसी में से प्रश्न, केवल अंक चेंज करके दे दिया जाएगा। तो अभी वर्णनात्मक प्रश्न भी है, अच्छे से देख लेना, गारंटी बोल रहा हूँ 95% आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लेना। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं साइन स्क्वायर क्या दिया है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का क्या मान होगा, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 18 डिग्री है तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 72 डिग्री हो गया, माइनस ये भी कॉस स्क्वायर 72 डिग्री हो गया और कॉस स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आएगा। तो 0 का यहाँ पर देखिए जिसमें है बी नंबर में है तो ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, आपको बताना है। तो
धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए आपको बताना है, ठीक है ना। p के लिए बताना है तो देखिए p के लिए बताना है, यहाँ पर देखिए p के लिए p जो है आपका सम पूर्णांक है, तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, तो विषम पूर्णांक p+1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सम रखोगे 2 रखोगे तो +1 करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर जो सम 4 रखोगे तो 4 + 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, तो p+1 के रूप का होगा। और 2p+1 के रूप का भी हो सकता है, क्योंकि 2 गुणे यहाँ पर p के जगह पर 4 सम रखोगे +1 करोगे, 4 दूना 8 + 1 9 होगा, तो ये भी विषम आ सकता है। तो लेकिन यहाँ पर p+1 को ही करेक्ट करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, और हर एक साल ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट करते हैं, केवल अंक चेंज करके, ठीक है ना। अंक चेंज करके दे दिया जाएगा, लेकिन रिपीट यही करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर 7वां नंबर देखिए क्या कर रहा है। 7वां नंबर कर रहा है, यदि संख्या हो 7, 8, x, 11, 14 माध्य x है, तो ये मतलब कि x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर समांतर माध्य दिया हुआ है। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का आप जानते हैं, पदों का योग, ठीक है ना। पदों का योग बटे पदों की क्या होता है, पदों की संख्या होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखिए पदों का योग क्या हो जाएगा, 7 + 8 + x + 11 + 14, और पदों की संख्या 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और इसका माध्य दिया हुआ है x, इसका माध्य दिया हुआ है, तो माध्य के जगह पर हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब इसको जोड़िए, यहाँ पर ये तो x हो जाएगा, x में यहाँ पर भले ही गुना कर दीजिए, 5 है तो यहाँ पर 5x यहाँ पर गुना में हो जाएगा। अब देखिए 8 7 कितना होगा, 15, 15 और 11 कितना होगा, 15 और 11 26 होगा, 26 और 14 कितना होगा, 40 होगा, और यहाँ पर 40 प्लस में ये x है तो x लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5x और ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर के इधर 40, और ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और बराबर के इधर 40 है, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो 10 बी नंबर में है, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस पेज को इस साइड से अब करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस साइड से थोड़ा मोड़ लेते हैं, ठीक है ना, मोड़ लेते हैं ताकि इधर ना लिखे। अब देखिए कह रहा है कि 8 नंबर प्रश्न कर रहा है ना। देखिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण ax² - ax² + bx + c = 0 के मूल समान है, तो c का मान। हर एक साल ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये अंक चेंज कर करके यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके मूल समान है। मूल समान कब होता है, जब a1 बटे a2 = b1 बटे b2 = c1 बटे c2 होता है, ठीक है ना। तब मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक। अब मूल समान दिया हुआ है तो c का वैल्यू पूछ रहा है। c का वैल्यू सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर मूल समान कब होंगे, जब विविध का 0 होगा। ये तो फॉर्मूला बार बार नहीं लगता है, ये यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि 2 इक्वेशन नहीं दिए गए। तो विविध कर का जब मान 0 होगा, विविध का d बराबर जब 0 होगा, तो ये जो है मूल जो है समान होंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे अच्छे से, देखिए यहाँ पर जो है b² यहाँ पर विविध कर का जब मान 0 होगा तो मूल समान होंगे। विविध कर का मान 0 होता है तो मूल समान होते हैं। तो जब 0 यहाँ पर d का मान 0 हो गया, b² - 4ac है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है c का मान निकालने को, तो यहाँ पर b को इस साइड भेजिए तो माइनस का b² हो जाएगा, और माइनस का 4ac यहाँ पर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर c बराबर, यहाँ पर c = लिखिए, यहाँ पर b² बटा यहाँ पर 4a हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिख रहा है ना। यहाँ पर c बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर b² है, और यहाँ पर बट्टा में ये गुना में है, तो यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा, b² बटे 4a हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला कर रहा है कि दिखाइए कि यहाँ पर चित्र में दिए गए चित्र में एडी का वैल्यू दिया है x + 3 और यहाँ पर सेंटीमीटर, और डीबी का वैल्यू दिया है 6 + 19 सेंटीमीटर, और एई का वैल्यू x सेंटीमीटर दिया है, ईसी का वैल्यू 3x + 4 सेंटीमीटर, और डी पैरेलल बीसी है, तो x का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंक चेंज करके ये क्वेश्चन हर एक साल बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है दिया हुआ है कि डी जो है डी पैरेलल है, डी जो है पैरेलल है, ये जो है डी पैरेलल है बीसी के। तो डी पैरेलल बीसी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एई बटा ईसी। देख लीजिए एई, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक। एई बटा ईसी लिख सकते हैं। एई बटा ईसी बराबर होगा, एडी बटा डीबी के। होगा कि नहीं होगा, जब ये समांतर है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये जो है एई बटा ईसी बराबर होगा एडी बटा किसके, डीबी के, ठीक है ना। ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो वैल्यू है इसको यहाँ पर रख देंगे। एई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है तो x रख देंगे, और ईसी का वैल्यू दिया है 3x + 4 रख देंगे। उसके बाद एडी का वैल्यू दिया है x + 3, और यहाँ पर डीबी का वैल्यू दिया है 3x + 19, ठीक है, इतना दिया है ना। अब चलिए गुना कीजिए, यहाँ पर 3x² हो जाएगा और प्लस 19x हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3x² और यहाँ पर 4x हो जाएगा और फिर प्लस 3×9x हो जाएगा, फिर 4×3 कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर जो है स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले से कटा देते हैं। अब देखिए ये जो है 19x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 19x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 9 4 13x, इसमें से घटा देंगे 13x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 19 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6x बराबर यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 जो आंसर में सही होगा उसको टिक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ना सी वाले ऑप्शन में 2, तो इसी को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर क्या कर रहा है क्या, इसको मोड़ लेते हैं। ठीक है ना, इसको मोड़ लेते हैं कि ताकि हाँ अच्छे से दिखाई दे। कह रहा है कि 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अभी समांतर माध्य का प्रश्न कर रहा है, देख सकते हैं यही प्रश्न छपने वाला बोर्ड में हर एक साल पूछा जाता है अंक चेंज करके। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे 1 से 10 तक सम समांतर संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, प्लस 4 होगी, प्लस 6 होगी, प्लस 8 होगी और प्लस 10 को भी लेंगे। 10 तक कह रहा है। अब इनका समांतर माध्य को सबको जोड़ देंगे, यानी कि पदों के योग और बट्टे में पदों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर देंगे। अब जोड़िए 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 10 30 बट्टे 5, यानी कि 6 आंसर आएगा। और जिस वाले ऑप्शन में 6 है उसको टिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन से वाले में है, डी वाले में है, तो डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटाइए, 3 3 39, फिर 13 से 13 एकम 13। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड में इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 है तो 3 है, उसके बाद 13 है तो 13 लिख देंगे। 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये जो आपका है जिस रूप में यहाँ पर देखिए ये वाला है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक आपको बताना है। देखिए माध्यक कैसे निकालेंगे, जो होता है आपका माध्यक का फॉर्मूला होता है तीन माध्यक बराबर बहुलक, क्या होगा, बहुलक प्लस 2 माध्य होगा, बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है ना। अब देखिए 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य हो गया। अब देखिए क्या निकालना था, आपका माध्यक ही निकालना था। तो माध्यक निकालना है तो 3 माध्यक लिख देंगे, 3 माध्यक, यहाँ पर माध्यक लिख देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पर माध्य और बहुलक, ये देखिए माध्य और बहुलक क्रमशः, यानी कि ये पहला वाला माध्य है और ये दूसरा वाला बहुलक है। तो माध्य के जगह पर 24 लिख देंगे, यानी कि 2 × 24, और बहुलक आपका कितना है, आपका 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर 12 24 दूना का कितना होगा, 48 होगा, और 48 12 से हो जाएगा 60, और 60 यहाँ पर 3 माध्यक दिया है, माध्यक बराबर लिखेंगे। ये जो 3 यहाँ पर डिवीजन में यानी कि डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 दिया कितना होगा, 60 होगा। यानी कि ये जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, कौन सा वाला राइट हो जाएगा, ये वाला 20 यहाँ पर दिख रहा है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अच्छे से देखिए, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में से टकराएंगे, सीधे केवल अंक चेंज करके दे दिया जाएगा, लेकिन प्रश्न करने का सेम तरीका होगा, सेम टेक्निक होगा। और कॉपी मतलब कि पूरा अच्छे से कॉपी भी लिखना आपको सिखा देंगे, कैसे बोर्ड में कॉपी लिखना है, कैसे रफ कार्य करना है, सारी चीजें बता देंगे आज की वीडियो से। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, इसी में से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल अंक चेंज करके। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 13 नंबर देखिए, यहाँ पर 13 नंबर कह रहा है। 13 नंबर क्या कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए k का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने अभी पहले जस्ट बताया था ना कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये जो होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, c1/c2 होता है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1 का मान दिया हुआ है आपका 2, a2 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बराबर b1 का मान 3 दिया है और b2 का मान आपका कितना दिया हुआ है, k दिया है। उसके बाद देखिए c1 के लिए इसको क्या करेंगे, इस साइड भगा कर ले आएंगे, यानी कि बॉर्डर के इस पार। तो यहाँ पर ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये भी इस पार आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना का 10, ये कटा दीजिए। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना का 4 कटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर k से इसमें गुना करेंगे तो k हो जाएगा
और 2 3 6 हो जाएगा। और चाहे तो इसको भी इससे कर देंगे, यानी कि के बराबर आपका 6 निकल कर आ गया। देखिए के बराबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है ना की कमान, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। ये जो है आपका समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसके आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसके क्षेत्रफलों का जो होगा अनुपात आपका क्या होगा, उसको आपको बताना है, ठीक है ना। क्षेत्रफलों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पर कौन सा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है 14, ठीक 14 नंबर है। तो देखिए ये जो है ऐसे आपका त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का जो नाम दिया है यहाँ पर ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। देखिए ABC, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डी भुजा जो है BC का मध्य बिंदु, ये जो डी भुजा है। अब बताना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दो समबाहु त्रिभुज होते हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, उसके भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए इसके भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, ये भुजा जो होंगी BC यहाँ पर BC बटे DB, यहाँ पर जो है DB, यहाँ पर BC बटे DB, यहाँ पर BC बटे DB, यहाँ पर DB, ठीक। इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, किसके, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम क्या लिख सकते हैं ना 2DB लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 गुना होगा तो ये BC के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 2, यहाँ पर 2 और उसके बाद BD, ठीक है ना, BD 2BD। उसके बाद देखिए BD यहाँ पर है ही, यहाँ पर BD है, ये D है, BD यहाँ पर नीचे है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब BD से BD कट गया और यहाँ पर ऊपर है 2, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 1 और इसका होल स्क्वायर बचा है, यानी कि 2 दूना 4 और बटा 1 बचा है। 4/1 का मतलब 4:1। देखिए 4:1 जहाँ पर दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4:1 यहाँ पर C वाला ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गलत वगैरह भी लगा दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो स्टूडेंट किया है वो लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगला कर है कि यदि cos A बराबर कितना दिया हुआ है 7/25, तो tan A प्लस cot A का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं दूसरा, हाँ ये पेज ले लिए। चलिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है cos A, क्या दिया हुआ है cos A बराबर cos A, कितना नंबर, प्रश्न नंबर 15। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। cos A बराबर 7/25, तो कह रहा है tan A प्लस cot A का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। tan A प्लस cot A का आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए जो cos A होता है, cos A क्या होता है, ये जो है आपका आधार दिया हुआ है और ये जो आपका कर्ण दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पर लंब निकालना है, तो लंब का जो स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर किसके क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक, ये आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लंब का स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण दिया हुआ है, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और माइनस आधार का जो स्क्वायर है, ये आधार ऊपर वाला 7 है, इसका कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, और 625 में से 49 घटाएंगे तो आपका कितना होगा 576 होगा। अब देखिए लंब का स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो होगा लंब बराबर अब कितना निकल जाएगा, ये रूट में 576 चला जाएगा, और रूट में 576 का मान जो होता है 24 का ये जो होता है वर्ग, तो यहाँ पर 24 लंब का मान निकल गया। अब लंब का मान 24 निकल गया, तो यहाँ पर tan A प्लस cot A क्या निकालना था, tan A प्लस cot A। और देखिए tan A बराबर होता है लंब बटे आधार प्लस cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है ना, ये होता है। देखिए अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना है, L के जगह पर लंब का मान 24 है तो 24 रख देंगे, आधार का मान आपका कितना है 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस आधार का मान यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे, और लंब का मान 24 है तो 24 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 24 और 7 का यहाँ पर क्या करेंगे, 24 और 7 का हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 24 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा कितना गया 6 2 लगेगा हाथ में, ठीक। 7 चौक 28 का 8 और हासिल जो गया 2, और यहाँ पर 7 14 और 2 16, 168 आ जाएगा इसका एलसीएम, 168 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से कटाइए, यहाँ पर 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14 और 7 चौक 28, यानी कि 24 बार में जाएगा, और 24 576 ये हो जाएगा, फिर प्लस और यहाँ पर कितने ये बार में जाएगा, ये बार में 7 बार में जाएगा, तो ये आपका 49 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़िए, यहाँ पर कितना होगा 9 6 15 का 5 हासिल जो आपका 1, और यहाँ पर
7 4 11 1 12 का 2, हाँ यहाँ पर हासिल जो है 1, और यहाँ पर 625, 5 1 6 हो जाएगा, 625 बटे 168 आएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है डी नंबर 625 बटे 168, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझना, सारी चीज़ें यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, रटने से थोड़ी होगा। यहाँ पर अगला करें कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आपके कहे तो आसान भी है, कहिए तो आसान भी प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या इतना दिया हुआ है। मान लीजिए कि पहले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर R1 दिया हुआ है, R1 कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और R2 कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इनके जो योग से जो मतलब कि वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या, उस वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या आपको यहाँ पर इनके जो योग के इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्षेत्रफल का जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या आपको बनाना है। तो मान लीजिए कि उसकी त्रिज्या हम कैपिटल R मान ले रहे हैं कि कैपिटल R उसकी त्रिज्या होगी। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब कि क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर होगा दूसरे का, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई, और ये कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, R कैपिटल माने है। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन लेंगे तो R का स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इधर तो पाई R का स्क्वायर है ही, पाई से पाई यहाँ पर कट गया। अब देखिए यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R1 का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R2 का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर कैपिटल R का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और बराबर कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि R का स्क्वायर यहाँ पर 16 और 9 कितने होंगे 25 होंगे। अब देखिए यहाँ पर रूट में 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर है, तो R बराबर आपका कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन में, तो यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला कर रहा है 17 नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 17 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल के कितने मतलब क्या होंगे आपको बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो देखिए 5 माइनस 2 एक्स यहाँ पर लिखेंगे माइनस 10, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, यहाँ पर बराबर में 0 है तो 0 लगाते चलेंगे, यहाँ पर भी 0 है। देखिए अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर जो यहाँ पर है x माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर बराबर 0 होगा। तो एक बार इसके साथ ले लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, तो ये देखिए ये जो आपका 5 x का मान 5 और मतलब कि 2 मान आएंगे, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2, तो यहाँ पर जो आएगा वही टिक कर देंगे। यहाँ पर आया ना बी वाला ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मोड़ लेते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कितना नंबर का रहा है 18 नंबर क्या कर रहा है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ठीक एक मीनार है, ये जो है आपका मीनार है, ठीक मीनार है, ये मीनार की लंबाई जो है मीनार की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई की रूट 3 गुनी है। ये जो मीनार है इसके छाया की इसके जो छाया होगी, इसकी जो छाया ये नीचे पड़ेगी, ये छाया पड़ रही है मीनार की, ये छाया पड़ रही है, ठीक ये नीचे, तो ये जो है ये जो छाया है इस मीनार के लंबाई के रूट 3 गुना है, यानी कि रूट 3 गुना है, मीनार के ऊंचाई के रूट 3 गुना है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेंगे हम x और इसके रूट 3 गुना है तो x रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अब इसका क्या निकालेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण निकालेंगे, सूर्य कितने डिग्री पर है, तो यहाँ से हम लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखिए tan यहाँ पर थीटा रखेंगे और लंब का मान आपका यहाँ पर x है तो x यहाँ पर रख देंगे, और बटे आधार का मान x रूट 3 है तो इसको रख देंगे, x से x कट गया, यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना 1 बटे रूट 3 हो जाएगा, और tan थीटा में 1 बटे रूट 3 का मान कितना होता है, तो tan कितने डिग्री का, tan यहाँ पर होता है 30 डिग्री का 1 बटे रूट 3, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 30 डिग्री जहाँ पर होगा वो टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर
ये आपका जो दिया हुआ है, ये आपका एक दिया हुआ है कितना 45, यहाँ पर कितना कर रहा है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन दिया हुआ है। ये देखिए बेलन है, मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई जो है 45 सेंटीमीटर है, ठीक 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का, और इसका आपको व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो व्यास लिखने की क्या जो डायरेक्ट हम त्रिज्या लिख देते हैं, इसका आधा कर देंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको पिघला कर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस के गोलों की संख्या, यानी कि ये ठोस का गोला इसको पिघलाकर बनाया जा रहा है, तो जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि अब इसका हम डायरेक्ट त्रिज्या लिख दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर। अब इसकी संख्या बतानी है, तो इसकी संख्या क्या होगी, तो देखिए गोलों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर गोलों की ये जो गोला निकलेंगे, इसके गोलों की संख्या कैसे निकलेगी, गोलों की संख्या जब ही निकलेगी जब हम लिखेंगे बेलन के आयतन में इसके आयतन से भाग कर देंगे, यानी कि गोलों का आयतन, एक गोला के आयतन से जब भाग करेंगे, एक गोला का आयतन से जब भाग कर देंगे बेलन के आयतन में, तो पता चलेगा कितने गोलों की संख्या है, तभी ना पता चलेगा कि मतलब कितने गोलों की संख्या है। तो देखिए अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, आप जानते हैं, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर ये जो होगा इसका गोला का और एच इसका लंबाई का, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद यहाँ पर एक गोला का आयतन कितना हो जाएगा, 4 होता है, 4 आर क्यू, ठीक है ना, सॉरी 4/3, 4/3 पाई आर क्यू होता है, कितना पाई आर क्यू, ठीक पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू, ठीक। इसको हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक आर है, तो पाई आर क्यू होता है। अब देखिए यहाँ पर पाई से आपका क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाकर गुना में हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है 4 आर क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पाई नहीं होगा, पाई तो कट गया, पाई क्यों लिख दिया, चलिए यहाँ पर 3 और कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 3 गुने आर स्क्वायर, यानी कि पहले वाले आर का 2 मान है, तो 2 दूना का 4, और एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान जो आपका दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, तो 45 लिख लेंगे, और बट्टे में यहाँ पर क्या करेंगे 4 गुने, फिर आर क्यू का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये जो आर क्यू 3 का यहाँ पर, तो यहाँ पर आर क्यू का जो मान होगा, ये जो इसका क्यू निकालेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कटेंगे 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा, और 9 से 45 में भाग करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 20 नंबर कह रहा है यहाँ पर कि यदि एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD लंब है BC के, तो AD का स्क्वायर आपका बराबर होगा, तो AD का स्क्वायर बराबर होगा 3DC के स्क्वायर के। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक। ये जो है 3DC का स्क्वायर आंसर होगा, इसको प्रूव कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि खंड ब। इसको हम बताएंगे कि आपको कॉपी पर कैसे लिखना है, इस तरीके की कॉपी आपको मिलेगी, तो इस पर कैसे लिखना है और रफ वर्क किधर करना है, अच्छे से पूरा सोल्यूशन इसका भी देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखिए पेपर जो होगा आपका, पेपर जो होगा गणित का जो पेपर होगा ना, गणित का पेपर जो होगा, पेपर कठिन नहीं होगा, पेपर जो होगा कठिन नहीं होगा, पेपर जो होगा आपका आसान ही आएगा, ठीक है ना, पेपर आसान ही आएगा। लेकिन जो पेपर होगा वो लेंदी पेपर होगा, जो पेपर होगा आपका लेंदी पेपर होगा, यानी कि बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को होंगे, क्योंकि 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड ने ऐड कर दिए हैं, तो बहुत लेंदी पेपर होगा। लेकिन पेपर कठिन नहीं होगा, आसान पेपर आएगा, लेकिन पेपर क्या होगा लेंदी होगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर रहा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में सभी खंड कीजिए। मैं यहाँ पर ए नंबर में यहाँ पर कर रहा है द्विघात समीकरण 4x² - 6x और प्लस का 5 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए इसको कैसे यहाँ पर कॉपी पर लिखेंगे, सबसे पहले खंड ब, उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद प्रश्न उत्तर 1 का ए कर हैं तो ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है, ये चीज़ लिखना जरूरी है। तो दिया है में लिखेंगे 4x² - 6x प्लस 5 = 0। इसकी यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है 4 और बी का वैल्यू दिया है -6 और सी का वैल्यू दिया है 5, तो इसको लिख देंगे। अब देखिए डी बराबर यानी कि विविध का बराबर होता है b² - 4ac। अब डी बराबर b² यानी कि -6 का स्क्वायर और -4 इंटू ए का मान दिया है 4 तो 4 रख देंगे, सी का मान दिया है 5 तो 5 रख देंगे, ठीक। अब चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखिए
यहाँ पर देखिए डी, यहाँ पर डी बराबर 6 का माइनस 6 का इसका 36 हो जाएगा प्लस का, उसके बाद माइनस और 4 चौको 16 और 16 पच्चे कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो ये 80 लिख दिया। डी बराबर माइनस का 44 आ रहा है। तो मूलों की प्रकृति जो होगी आपकी क्या होगी, जो डी का मान है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। अच्छे से इस तरीके से लिख देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उसके बाद कह रहा है 2 नंबर यानी कि बी नंबर में कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं को से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद आपको संक्षेप में लिखना है, ठीक है ना, संक्षेप में रचना के पद भी लिखना है। तो देखिए 2 नंबर का मात्र क्वेश्चन, यही से लेंदी पेपर हो रहा है। 2-2 नंबर के इतने हार्ड क्वेश्चन आप यूपी बोर्ड केवल 2 नंबर का दे रहा है, तो इसी से लेंदी पेपर हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमसे कहा क्या गया था, सबसे पहले कहा गया था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो देखिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर के, यहाँ पर देख लीजिए स्केल में आपको दिखा देता हूँ, स्केल की सहायता से देखिए, हाँ स्केल यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अच्छे से, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या का सबसे पहले हमने वृत्त खींच दिया। देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का है ना, 3 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम वृत्त खींच दिए। उसके बाद यहाँ पर पेपर में देखिए, पेपर में कह रहा था कि 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच दिए तो 7 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से इसकी स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो भी यहाँ से हम करेंगे क्या कि भाई साहब 7 सेंटीमीटर यहाँ पर एक दूर बिंदु खींचेंगे और इसको हमने नाम दे दिया पी नाम दे दिया। तो इसको स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि इसके आधा से अधिक दूरी लेकर यहाँ पर कट करेंगे, फिर यहाँ से आधा से अधिक दूरी लेकर इसको कट कर देंगे और जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे उसको मिला देंगे, ये स्पर्श रेखा युग्म की रचना हो जाएगी। अब चलिए इसका आपको क्या करना था, इसको आपको करना था कि इसकी रचना लिखनी थी, कि इसकी रचना आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर रचना कैसे लिखेंगे, इस साइड आते हैं। अब देखिए रचना कैसे लिखेंगे रचना के पद। इसमें लिखेंगे कि ए बी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, पी और ए का लंब सम अर्ध खींचा। उसके बाद पी ओ बराबर ओ ए, तब हम ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या ओ पी का एक वृत्त खींचा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर पी को सी एवं डी से मिलाया। उसके बाद पी सी एवं पी डी हमारी 2 स्पर्श रेखा है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर अच्छे से थोड़ा इसको हम इधर साइड में करते हैं, ठीक, साइड में करते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे से अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा इसको हम साइड में कर देते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए पढ़िए अच्छे से। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 और साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 हो तो 0 डिग्री इज लेस देन ए प्लस बी और 90 डिग्री इज ग्रेटर देन, यानी कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90 डिग्री हो और यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी है, तो बी का ए और बी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा हार्ड है ये क्वेश्चन, लेकिन 2 ही नंबर का है। देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखिए अच्छे से। प्रश्नोत्तर 1 का सी नंबर था, ये दिया था कि cos a माइनस बी बराबर √3/2। तो √3/2 का कब होता है, cos जो होता है 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2, तो यहाँ पर इसको हम इज इक्वल टू cos 30 डिग्री के लिख सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी और इसको हम कंपेयर कर दिए 30 डिग्री से, तो a माइनस बी और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। उसके बाद साइन a प्लस बी बराबर भी दिया था √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसको यहाँ पर इसके इक्वल टू में साइन 60 लिख देंगे। अब साइन से साइन कंपेयर हो गया तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया, तो ये इक्वेशन 2 आपका हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर लिखेंगे तो a प्लस बी बराबर 30 और a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। अब यहाँ पर माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा और यहाँ पर a बटा a यहाँ पर 2a हो जाएगा और यहाँ पर ए और ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो ए का मान आपका 45 निकल जाएगा। जब ए का मान निकल जाएगा तो ए का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो 1 में रखेंगे तो यहाँ पर जो होगा 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री और यहाँ पर माइनस बी बराबर 30 डिग्री माइनस 45, तो बी बराबर आपका 15 डिग्री हो जाएगा। अतः ए का जो वैल्यू आपका 45 निकल जाएगा और बी का वैल्यू निकल जाएगा 15 डिग्री, ठीक।
चलिए यहाँ पर अगला करा डी नंबर कि निम्नलिखित बारंबारता बंटनों का माध्यक आपको ज्ञात करना है। इसीलिए लेंदी हो रहा है क्योंकि ये 2-2 नंबर का प्रश्न, हार्ड प्रश्न 2-2 नंबर में पूछ दे रहा है बोर्ड में, ठीक है ना। तो इसीलिए पेपर थोड़ा लेंदी हो जा रहा है जो है मैथ का, ठीक है ना। तो समय आपके पास कम बचेगा, जितना अच्छे से फटाफट सॉल्व कीजिएगा, वरना ये जो है पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आएगा, ठीक है ना। हार्ड नहीं आएगा लेकिन लेंदी आएगा। यहाँ पर आपको बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है 40 से 45, 45 से 50, इस तरीके से, और बारंबारता दिया है, इसका क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो आइए कैसे इसको करेंगे देखिए। सबसे पहले तो हम इसका बनाएंगे वर्ग अंतराल, ये इधर दिया हुआ है, इसको हम लिख देंगे। बारंबारता दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे। अब देखिए जो है आपका माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। और संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात होगा, संचयी बारंबारता जब भी ज्ञात होगा जब भी यहाँ पर जो होंगे इसमें जो सबसे अधिक बार, सॉरी यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता कब ज्ञात होगा संचयी बारंबारता के लिए जो है एन का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, और एन के वैल्यू का आधा करेंगे तो इसके जो होंगे थोड़ा अधिक और थोड़ा कम, यानी कि इसके जो करीब होगा उसी को ले लेते हैं। यानी कि जो होगा इसका जो करीब कौन सा है, 19 वाला है, यानी कि 19 15 के करीब है, तो इसको हम ले लेंगे। और इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट में खेल लेंगे, और ये ही इसी का जो है ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग ये हो जाएगा 55 से 60, और इसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता हो जाएगा। अब जो ये संचयी बारंबारता सी का वैल्यू हो गया और माध्यक वर्ग पता चले गया और n/2 का मान पता चल गया, तो अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख दिए एल बराबर, यही जो है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है एल, और यहाँ पर देखिए 55 से 60 है ना, तो इसकी निम्न सीमा ये एल, यही इसका मान है। तो एल बराबर 55, एच बराबर 5, यानी कि जो अंतराल है उसी को एच बोलते हैं। और यहाँ पर एफ बराबर 6 और सी बराबर 13 निकला है, तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी, और बटा एफ होता है इंटू एच होता है। तो यहाँ पर एल का मान 55 है, प्लस n/2 का मान हमने निकाला था 15, तो 15 लिख दिए, और माइनस सी का मान 13 था तो 13 लिख दिया, और एफ का मान आपका 6 है तो 6 लिख दिए, और गुना में 5, एच का मान 5 है तो 5 लिख दिया। 55 प्लस यहाँ पर करिए 13 में से 15 में से 13 जाएगा 2, और बट्टा में 6, और गुना में 5 है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 55 और 5 गुना का 10/6 हो जाएगा 55, और यहाँ पर 10 में 6 से भाग करेंगे तो 1.66 होगा। यहाँ पर 55 यहाँ पर 55 एक 56.66 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपका क्या निकल गया, इसका जो है माध्यक निकल गया डी वाले का। उसके बाद यहाँ पर ई वाला कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का है, ठीक। इसमें आपको संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1 का ई नंबर, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या कि अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले अंकों की संख्या का मतलब कि उसके इकाई का अंक मान लेते हैं, उसके बाद दहाई का मान लेते हैं। तो दहाई की इकाई का अंक x मान लेंगे और दहाई का अंक y मान लेंगे, और इनके अंकों का योग यानी कि x + y = 9 दिया है तो x + y = 9 मान लेंगे, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद संख्या क्या होगी, संख्या जो होगी 10y + x हो जाएगी, क्योंकि दहाई का अंक में 10 से गुना होता है और इकाई के अंक में 1 से गुना होता है, तो यहाँ पर 10y + x हो जाएगा। अब देखिए 10y + x आपकी संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि अंकों के योग के 9 गुना, इस संख्या के 9 गुना संख्याओं के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए इसका हम 9 गुना कर देंगे और इसको हम पलटेंगे क्या कि x वाला इधर चला जाएगा, y वाला इधर चला जाएगा, तो 10 के साथ x आ जाएगा और y के साथ इधर आ जाएगा y। अब इसके 2 गुना हो जाएगी, ये 9 गुना हो जाएगा और ये 2 गुना हो जाएगा। तो इसका अब आपको मान निकालना है। तो देखिए इसको यहाँ पर करेंगे 90y हो जाएगा, और यहाँ पर 9x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9x है और यहाँ पर माइनस में 20x चला आएगा इधर का, फिर इक्वल टू के इधर यहाँ पर 2y है और इधर का माइनस का 90y चला जाएगा। अब चलिए इसको घटाएंगे तो माइनस का 11x होगा, उसके बाद इधर इक्वल टू में करेंगे यहाँ पर 88y हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये जो x बराबर हो जाएगा 11 × 88 यानी कि 8y हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 का इस यहाँ से मान निकालेंगे तो 8y + y = 9 यहाँ पर है, 8y + y = 9, तो ये 9y = 9 आ जाएगा, यानी कि y का मान आपका कितना निकल जाएगा, आपका y का मान जो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा, आपका y का मान आ जाएगा 1, ठीक है ना। चलिए
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स का मान हमने रखा था किस में, यहाँ पर एक्स का मान रखा था समीकरण 1 में, यहीं पर यहाँ पर आ रहा है 8y, ठीक है ना, 8y यहाँ पर। यहाँ पर ये जो है y का मान आपने निकाल लिया 1, ठीक, y का मान निकाल लिया 1। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा, तो x बराबर 8 गुणे यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर x का मान 8 निकल जाएगा। संख्या जो होगी, अब संख्या क्या होगी, अब मान लीजिए ये जो है 8 इकाई का अंक हो जाएगा, और जो है दहाई का अंक जो 1 आया था तो 1 लिख देंगे, तो ये 18 संख्या हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नोत्तर यहाँ पर एफ नंबर, एकवा का एफ नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक। ये आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, यही लेंदी करवा रहा है बोर्ड पेपर, ठीक है ना, लेंदी हो रहा है यहाँ पर गणित का पेपर। अब इसका बहुलक निकालने को बोल रहा है, तो आइए बहुलक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख देंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, और बारंबारता लिखने के बाद क्या करेंगे कि जो इसमें अधिक बार आया है, बारंबारता में जो अधिक बार आया है उसको हम F1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। अब F1 के ऊपर वाला को F0 मान लेंगे, और F1 के नीचे वाले को F2 मान लेंगे, ठीक। और F1 के ठीक इस वाले ये पूरे को घेर देंगे, और इसी का जो होगा, ये जो होगा निम्न सीमा L हो जाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पर L बराबर 40 हो जाएगा, F1 बराबर 20, और यहाँ पर F0 बराबर 12, और F2 बराबर 11, और एज का जो मान होगा, एज का मान यहाँ पर इसका अंतराल 30 से 40, 10 से 20 है, यानी कि 10 का अंतर है तो 10 लिख देंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर बहुलक बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, ठीक। अब चलिए L का मान आपका 40 था तो 40 रख देंगे, प्लस F1 का मान 20 है तो 20 रख देंगे, F0 का मान माइनस का 12 है तो माइनस 12 लिख देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे 2 गुणे 20, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर F0 का मान कितना है 12 तो 12 लिख देंगे, F2 का मान 11 है तो 11 लिख देंगे, H का मान 10 है तो 10 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20 में से 12 घटेगा तो आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 दूने का कितना होगा 40 होगा, और यहाँ पर इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ और माइनस का चिन्ह लग जाएगा तो 23 हो जाएगा, और गुणा में 10 है तो 10 लिख देंगे, और 40, और यहाँ पर 10 बटे 80 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पर 40 लिख देंगे, नीचे 40 लिखने के बाद यहाँ पर इसको इससे भाग करेंगे तो 4.70 हो जाएगा, 40 या 44.70 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर ये F नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। अगला 2 नंबर, यहाँ पर दूसरा नंबर कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये आपके 5 खंड दिए गए हैं, इनको हल करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर इसका सबसे पहला प्रश्न दिया है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है, ठीक, इसको दर्शाना है। तो दर्शाइए, यहाँ पर q जहाँ पर होगा एक पूर्णांक होगा। तो आइए इसको, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, हर एक साल बोर्ड में रिपीट भी करता है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। कह रहा है यहाँ पर प्रश्न उत्तर यहाँ पर लिखेंगे दूसरा का, और यहाँ पर ए लिखेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे, ठीक। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या बराबर ए, और यहाँ पर एक संख्या बराबर बी जो है आपका 4 दिया हुआ है, यहाँ पर a बटे बी बराबर यहाँ पर 4 a बटे 4 हो जाएगा, b का मान 4 है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जो है एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन का है, उसको लिख देंगे। अब ये बराबर हो जाएगा, भाजक को हम b बोलते हैं, BQ + R हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R का जो आपका वैल्यू होगा 0 से छोटा, 0 से बड़ा, और या फिर बराबर, और R जो है 4 से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर A का वैल्यू यहाँ पर 4q + 0, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 और 4q + 4 इसके बराबर भी होगा, यहाँ पर बराबर भी कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक जो है यहाँ पर विषम आ रहा है, और यहाँ पर 3 भी विषम आ रहा है, 4q सम आ रहा है, 2q प्लस यहाँ पर 4q + 4 भी सम आ रहा है, क्योंकि इसको 2 और 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी सम आ रहा है। तो अतः धनात्मक विषम पूर्णांक जो होंगे 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 867 और 255 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है। 867 और कितने का 255 का मौसा आपको ज्ञात करना है, किस एल्गोरिदम के थ्रू, यूक्लिड डिविजिबिलिटी एल्गोरिदम के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 867 और 255। इस एल्गोरिदम में सबसे पहले कहते क्या है कि जो छोटा होता है, मतलब सबसे पहले छोटा बड़ा दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले चूंकि 867 छोटा है, मतलब बड़ा है 255 से, तो लिख देंगे चूंकि 867 इज ग्रेटर देन 255। उसके बाद अतः इसलिए लिखेंगे 867 को 255 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर ये जो
एल्गोरिदम है यूक्लिड विभाजन के ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102 हो जाएगा। अब देखिए जो शेषफल बचता है इस वाले से इसमें भाग कर देते हैं, तो देखिए 255 में 102 से भाग करेंगे तो 102 प्लस 102 गुने 2 प्लस 51 बार में चलेगा। तो अभी जब तक शेषफल 0 ना हो तब तक भाग करते हैं, तो फिर 102 और 51 को करेंगे तो यहाँ पर 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है कि मीनार के पाद और एक समान चाल से जाती हुई 6 सेकंड कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है कि मीनार के पाद की ओर एक समान से जाती हुई 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण 60 हो गया। तो उस बिंदु में मीनार से पाद तक जाने में लिया गया समय। अभी नहीं समझ में आएगा तो डायग्राम के साथ समझिए। डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो आपका मीनार है और मीनार पर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये मीनार पर तो ये क्या कर रहा है कि एक गाड़ी जो है कार है उसको देख रहा है। तो ये जो यहाँ पर किसी एक बिंदु पर देखा तो वो मीनार से 30 डिग्री के कोण पर थी, लेकिन अब भाई कार चूंकि चल रही है तो ये चलते चलते आगे आई, तो यहाँ पर देखा किसी एक बिंदु पर तो वो 60 डिग्री के कोण पर थी। तो यहाँ पर एक बिंदु पर देखा तो 60 डिग्री के कोण पर थी। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर इससे आपसे कह रहा है कि इसके और इसके बीच की यहाँ पर समय इसका दिया था 6 सेकंड लिया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आने में। अब आपको बताना था कि यहाँ से यहाँ आने में इसका कितना समय इसने तय किया, यहाँ से यहाँ आने में, यानी कि ये 30 डिग्री तब देखा था और 60 डिग्री हो गया, तो इतने दूरी में कितना समय इसको चलने में लगा। तो मीनार की आपकी लंबाई ए बी है, राजमार्ग का बी डी है, तो इसको लिख देंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए सी बी में, ठीक, ए सी बी में tan 60 डिग्री ए और बी बटा यहाँ पर बी सी हो जाएगा। अब देखिए tan 60 का मान हो जाएगा, यह 60 है तो 60 का मान निकालेंगे तो √3 हो जाएगा बराबर ए बी बटे बी सी। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा √3 बी सी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी में, आप त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज कौन सा है, ए डी और बी में, इसमें क्या करेंगे tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगेंगे। tan 30 डिग्री बराबर ए बी, यानी कि ये वाला है ए बी और बटा बी डी क्या है, ये है बी और डी, यहाँ से यहाँ तक इसको लिखेंगे। अब देखिए tan 30 डिग्री का होता है 1/√3, तो इसको लगाएंगे और यहाँ पर देखिए ए बी का मान हमने निकाला था, ए बी का मान यहाँ पर तो यहाँ रख देंगे बी सी √3। अब देखिए यहाँ पर बटे बी डी का मान कितना हो जाएगा, बी डी का जो मान होगा ये बी और डी का मान हो जाएगा डी सी या प्लस डी सी बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो उसी को हमने लिख दिया डी सी प्लस सी बी सी या सी बी, ठीक। अब चलिए बी इसको गुना करेंगे बी सी प्लस सी डी और यहाँ पर ये इक्वल टू यहाँ पर √3 से √3 में गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा और 3 BC हो जाएगा। अब चलिए BC प्लस CD बराबर 3 BC हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर BC माइनस यहाँ पर 3 BC बराबर ये माइनस का CD इधर चला जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 BC बराबर हो जाएगा CD। अब देखिए चूंकि यहाँ पर BC बराबर निकालेंगे तो BC बराबर होगा CD बटे 2, यानी कि BC जो है CD का जो है आधा है, ठीक है ना, BC जो है CD का आधा है। तो ऐसे अब लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि CD जो है BC का आधा है, CD यहाँ पर देखिए यहाँ पर CD जो है ये CD जो है BC का आधा है, BC का ये आधा है। अब जब BC का आधा है तो BC दूरी लगा में समय जो था 6 सेकंड का था, तो 6 में 2 से भाग कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कि उतना दूरी तय करने में जो लगा समय है 3 सेकंड का है, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि बिंदु एक ब्रैकेट में -2, और बी ब्रैकेट में यहाँ पर 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो आइए ज्ञात करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका बिंदु है, ठीक, बिंदु आपका है ए और बी आपकी ये बिंदु दी गई है, ठीक, और ए और बिंदु दी गई है। तो ए बिंदु दिया है आपका -2,2 यहाँ पर, तो इसको हम लिख दिए। उसके बाद बी बिंदु दिया था 2,8, इसको लिख दिए। अब ये 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है, तीनों बिंदुओं का, ठीक। तो 4 भागों में विभाजित करता है, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा, तो पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इन सभी का मान निकालेंगे। ये मान निकाल कर मैंने लिखा है, तो देखिए इनका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जो बीच वाला है क्यू, इसका मान निकालेंगे। इसका मान क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ए बी का आधा होगा ये क्यू, ठीक है ना। ए बी का आधा होगा, तो ए बी का मध्य बिंदु जिसको हम बोलेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा। निर्देशांक निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। x1 + x2/2 और y1 + y2/2 कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर -2 + 2/2 2 + 8/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्यू बिंदु का निर्देशांक माइनस और 0 हो जाएगा, और ये 8 2 10 और 10 का आधा 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब ये इसका निकल गया क्यू का, तो अब यहाँ से यहाँ के आधा कर देंगे, तो यहाँ पर पी का निकल जाएगा। तो अब इसका निकालने के लिए यहाँ पर ए क्यू का मध्य बिंदु निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 + x2 यानी कि 0 प्लस माइनस का 2, यहाँ पर x1 ये हो जाएगा और x2 माइनस का 2 है, तो इसको लिख देंगे /2, और यहाँ पर y1 + y2 यानी कि 2 और +5, यहाँ पर 5 + 2 यहाँ पर कर देंगे, /2 कर देंगे। तो इसका निर्देशांक -1,7/2 निकल जाएगा। इसको लिख देंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिंदु आर का निर्देशांक उसी तरीके से निकाल देंगे, और ये जो आपका ये निकल जाएगा 1,13/2। इन सभी का निर्देशांक निकल गया अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पर कर है, एक भिन्न का अंश तथा हर अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए मूल भिन्न निकालते हैं। कैसे निकालेंगे अच्छे से, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम भिन्न का अंश मान लेंगे। अंश क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हर हो जाएगा कितना, y हो जाएगा। अब भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न अंश बटे हर के रूप में होता है, तो x/y हो जाएगा। प्रश्न से आपका दिया हुआ था कि जो है कि x बराबर जो हो जाएगा, x बराबर y - 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा था कि भिन्न का अंश जो है उसके हर से 3 कम है, यानी कि अंश जो है हर से 3 कम है, तो ये अंश है और ये हर से 3 कम हो जाएगा। तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, x/y यानी कि y - 3 ये हो जाएगा, और बटे यहाँ पर नीचे y हो जाएगा, क्योंकि x के बराबर ही है। तो यहाँ पर x रखे या फिर y - 3 रखे, तो y - 3 हमने रख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पुनः प्रश्न से करेंगे तो y - 3, और यहाँ पर जो होगा कि अंश और हर में अब 2 जोड़ा जा रहा है, तो y - 3 और बटे y है, +2 कर देंगे, +2 कर देंगे। प्रश्नानुसार फिर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा जाता है, तो मूल भिन्न के अंक का योग 29/20 हो जाता है। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, ये फर्स्ट वाला भिन्न है, ये सेकंड वाला, ये वाला भिन्न है, इनके योग होता है 29/20। इसको आप अच्छे से आप गुना भाग कर लीजिएगा। अच्छे से गुना भाग अच्छे से करोगे तो आप देखिए यहाँ पर ये जो y बराबर 10 निकल कर आ जाएगा, और कमा y बराबर -12/11 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेना अच्छे से। चलिए उसके बाद यहाँ पर अगला कर है चित्र में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक साल आपके बोर्ड में ये रिपीटेड का क्वेश्चन है कि चित्र में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये दोनों वृत्त का केंद्र जो है, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र O है, और यहाँ पर 2 लंबवत, यहाँ पर लंबवत व्यास है। ये सभी ये व्यासों का जो है O A, यहाँ पर O और A, यहाँ पर देखिए क्या दी है, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इन दोनों का अनुपात, केवल इसी का त्रिज्या दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये वास्तविक भी निकाल लीजिएगा अच्छे से रखकर। देखिए चित्र में यहाँ पर अच्छे से लिख देंगे। तो बड़े बड़े वृत्त का यहाँ पर त्रिज्या जो है, जो है यहाँ पर जो है ये दिया है, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं व्यास। तो व्यास दिया हुआ है, व्यास जो है ए बी हो जाएगा। अब त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। छोटे वृत्त का व्यास ओ डी है, इसलिए ये भी 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि सभी त्रिज्या बराबर होती है। तो इसका भी त्रिज्या निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πr², छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr² अब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बटे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तब यहाँ पर निकाल लेंगे अच्छे से फॉर्मूला
लगा, पाई से पाई कट गया। अब देखिए R1 बटे R2 का R2 बटे R1 का स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1:4 के अनुपात में आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए पीछे पलटते हैं, तो पीछे यहाँ पर F नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंधन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका बारंबारता दिया हुआ, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिख देंगे, बारंबारता दिया हुआ है, इसको लिख देंगे। तो बारंबारता का सबसे पहले हम योग कर लेते हैं। जब भी आपको निकालना हो माध्य तो इसका योग कर लेते हैं, तो इसका योग होगा 45, जोड़ लीजिएगा अच्छे से, 45 होगा। उसके बाद इसका मध्य बिंदु मध्य पद निकालते हैं, जैसे 40 60 और 20 80 होगा, 80 का मध्य पद 40 होगा, 160 ये 160 होगा तो इसका 80 हो जाएगा, ये जो होगा कितना होगा 250, तो इसका होगा 125। तो इस तरीके से सबका मध्य पद निकालेंगे। अब देखिए इसका करेंगे क्या, इससे गुना कर देंगे तो 280 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 400 हो जाएगा, इन सबको गुना कर देंगे और यहाँ पर सिग्मा FX निकाल लेंगे। ये FX है तो इसका सिग्मा निकालेंगे, 68 80 आ रहा है और इसका 45 आ रहा है। अब यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा FX बटा सिग्मा F। अब यहाँ पर 68 80 आ रहा है, बटे में 45 को कटाएंगे तो 152.88 आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर समाप्त हो गया। उसके बाद अब प्रश्न उत्तर 2 आता है, प्रश्न उत्तर 3 आता है। इसमें करा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर तथा इन कोणों का अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। 6 नंबर का। ठीक, तो समरूपता सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर 2, यहाँ पर समरूपता सिद्ध करना है। तो दिया है एंगल A बराबर एंगल P, इसका जो एंगल A है इसके एंगल P के बराबर है। तो प्रश्नानुसार जो होगा AB बटे PQ, AB और बटे PQ, AB बटे यहाँ पर PQ, इसका भुजा और इसका भुजा बराबर होगा AC बटे PR के। ठीक है ना, AC बटे PR के। ठीक, अब चलिए यहाँ पर सिद्ध करना है कि ABC त्रिभुज सर्वांगसम है PQR के। तो रचना करेंगे, यहाँ पर रचना में ये जो EF समांतर कर देंगे, ये EF इसके पैरेलल खींच देंगे QR के। यहाँ पर ये एक रचना कर देंगे। उसके बाद एंगल P के बराबर हो जाएगा, AB और P के बराबर हो जाएगा, AC DF PF के बराबर हो जाएगा। तो ये ABC सर्वांगसम हो जाएगा PEF का। जब ये हो जाएगा तो PP यहाँ पर उपनिष्ठ हो जाएगा, E और Q उपनिष्ठ हो जाएगा और यहाँ पर F और R भी एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये भी सर्वांगसम हो जाएगा, PEF सर्वांगसम PQR हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, यहाँ पर ये जो सर्वांगसम होगा यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न ये कि जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल बोर्ड में रिपीट करता है, हल कीजिए। ऐसे दिया रहता है 4/√x + 3/√y बराबर 3, 8/√x - 9/√y बराबर 1। ये हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आसान भी है। ये इसको कैसे करते हैं, तो इसको सबसे पहले हमने लिख लिया। अब यहाँ पर कहते क्या है कि 1/√x यहाँ पर मान लेंगे A, यहाँ पर 1/√x है और ये 1/√y को मान लेंगे B। अब चलिए यहाँ पर A लिख देंगे और यहाँ पर B लिख देंगे। तो आइए यहाँ पर 4A + 3B हो जाएगा। ये 4 1/√x के जगह पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। तो 4A + 3B बराबर 3 हो जाएगा। तो 4A + 3B बराबर 3 और उसी प्रकार 8A - 9B बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं इस वाले में, तब जाकर ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुना करके यहाँ पर कटा कर A का मान निकाल दिया और A का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे तो B का मान निकल जाएगा। आप जानते ही हैं कैसे निकालना है। अब चलिए जब B का मान निकल गया, A का मान निकल गया तो A बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ पर A का मान 1 माने थे 1/√x, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके बराबर। तो √x बराबर 2 निकल कर आ जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये रूट हट जाएगा और यहाँ पर 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो x का मान 4 निकल गया। B बराबर 1/√3 था, तो 1/y B के मान माने थे, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। √y बराबर हो जाएगा 3, तो y बराबर आपका 3 × 9 हो जाएगा। दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर x का मान 4 निकल गया और y का मान 9 निकल गया अच्छे से। अब चलिए इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना है, तो दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा अच्छे से सॉल्व करके। और देख लीजिए लास्ट वाले पेज पर आपको रफ कार्य करना होता है, जो लास्ट का पेज होता है उसी पर आपको रफ कार्य करना होता है। तो रफ कार्य इधर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में फुल डिटेल से आपको इस पेपर का सोल्यूशन बता दिया। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो थी लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।